नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। साथियों, प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही, और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खासो आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, या फिर आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो, या फिर मौसम, मानसून या बारिश से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स हो, तमाम बड़ी खबरें हो, और ये सभी आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, और उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश्वरी जी। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी हमको ज्वाइन करेंगे, वो भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी आपके पास में आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें या राष्ट्रीय स्तर की तमाम बड़ी खबरें वो कौन सी है जो अखबार खास हेडलाइंस बनी है और क्यों, उनकी मायने क्या बताइए दर्शकों को। देखिए मनीष, अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हम बात करें तो एक अहम खबर रूस और यूक्रेन से जुड़े जो युद्ध है और उसके बीच में जो मध्यस्थता की बात लगातार आती रही है कि भारत पूरी दुनिया की जिस तरह से नजर रही है, कई बार कई बड़े नेताओं के, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जो बयान आए हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच भारत मध्यस्थता कर सकता है। तो इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में भारत मध्यस्थता कर सकता है और मैं राजी हूँ। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले रूस की यात्रा की थी और उसके बाद फिर यूक्रेन की यात्रा की, और इसके बाद ये बयान आना निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, यूक्रेन में जारी संघर्ष को लेकर भारत, चीन और ब्राजील लगातार उनके साथ संपर्क में है। भारत सहित तीनों देश युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए गंभीर प्रयासों में जुटे हैं। व्लादिवोस्टॉक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आकर भारत सहित चीन और ब्राजील की मध्यस्थता में शांति बहाली के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो मैं राजी हूं। पुतिन का ये बयान पीएम मोदी की ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा के 2 सप्ताह बाद आया है। बता दें कि पीएम मोदी 24 अगस्त को यूक्रेन यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले 9 जुलाई को पीएम मोदी रूस यात्रा पर गए थे, तो इसलिए ये जो बयान है अहम है। दूसरी तरफ पुतिन के बयान के बाद मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। पेस्कोव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के पुतिन, जेलेंस्की और अमेरिकी नेताओं के साथ अच्छे संबंध है। भारत वैश्विक हालात में अपनी मजबूती का इस्तेमाल कर शांति बहाली कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में शांति बहाली के लिए किसी भी देश के प्रयासों का स्वागत है। यूक्रेन युद्ध को रोकने में भारत की भूमिका पर नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किम्बी की अगर हम बात करें तो उनका कहा है कि यदि कोई देश शांति बहाली मदद करता है तो ये स्वागत योग्य होगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक अहम बयान है, कह सकते हैं कि भारत एक अहम कड़ी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी हम बात करें तो ट्रंप 10 दिन पहले सभी 7 अहम राज्यों में बिखर रहे थे, अब 4 में कमला के बराबर है। इससे जुड़ी जो खबर है जिस तरह से सामने आई है कि 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त उतार चढ़ाव का जो दौर है वो जारी है। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रवादी कार्ड से उन्हें सियासी फायदा मिल रहा है। ट्रंप ने 10 दिन में बाजी पलटते हुए 7 सबसे अहम राज्य में से 4 में अब तक डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस की बराबरी पर आ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि 10 दिन पहले तक ट्रंप इन सभी 7 राज्यों में कमला हैरिस से पिछड़ रहे थे। अब कमला की बढ़त केवल 3 ही राज्यों में सिमट गई है। ट्रंप ने अब अपने कैंपेन को कहा है कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
के इर्द गिर्द रख दिया है। अपनी हर सभा में ट्रंप राष्ट्रवादी मुद्दों को उछाल रहे हैं। बता दें कि अमेरिका के 7 अहम राज्य राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करते हैं। इनमें जीतने वाला पद हासिल करता है। एक खबर जिस तरह से बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पूर्व पीएम शेख हसीना को नसीहत दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हसीना को यदि भारत में रहना वो चाहती हैं तो अनर्गल बयानबाजी ना करें। यदि वह भारत में रहकर बयानबाजी नहीं करती तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर यूनुस ने कहा कि उन्हें वापस लाए बिना बांग्लादेश के लोगों को न्याय और शांति नहीं मिलेगी। जिस तरह का अत्याचार हसीना ने किया है उन पर केस चलाया गया है। जैसे ही अंतरिम सरकार आई और उसी के बाद तमाम सारे केस उन पर लगे हैं और यही कारण है कि यूनुस का ये बयान आया है। बात अगर हम भारत की बात करें, जम्मू कश्मीर चुनाव की हम बात करें तो आज भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, जारी करेगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार यानी आज जम्मू कश्मीर में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। शाह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार दोपहर जम्मू पहुंचेंगे, जिसके बाद वो विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। भाजपा के घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 के फायदे गिनाने के साथ साथ कश्मीर में सुशासन और फ्रंट और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष लगातार 370 धारा 300 आर्टिकल 370 को बदलने की लगातार बात कर रही है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस हो। इस बीच भाजपा के दूसरे चरण के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के सभी प्रमुख नेता शामिल हैं। लिस्ट में अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी भी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर गिरा। उन्होंने कहा मोदी ने शिवाजी महाराज से जो माफी मांग ली है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब महाराष्ट्र दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगी थी। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसलिए माफी मांगी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ था? क्या आरएसएस के लोगों को इसका ठेका दिया गया था? राहुल ने कहा कि मोदी को महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हो गई, नोटबंदी से लाखों लोगों का रोजगार ठप हो गया, इसके लिए भी उन्हें माफी मांगना चाहिए। तो इस तरह से अगर अभी भले ही महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन जिस तरह से जो सियासत है, जो बयानबाजी है, वो लगातार जारी है। एक खबर पीएम नरेंद्र मोदी की सिंगापुर दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिनी यात्रा में शुक्रवार को सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के साथ राउंड टेबल जो बैठक है वो की। इस दौरान उन्होंने यहाँ के उद्योगपतियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर विकसित देशों के लिए एक मॉडल और हम भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि वाराणसी से सांसद हूं और अगर आप पान खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो वाराणसी में निवेश जरूर करना चाहिए। मोदी ने घोषणा की है कि दोनों देशों में सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए दुनिया में भारत का पहला जो तिरुवल्लुर केंद्र सिंगापुर में स्थापित होगा। तो कह सकते हैं कि निवेश को लेकर सिंगापुर की जो यात्रा है पीएम नरेंद्र मोदी की काफी अहम है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की में जो आरजीपीवी घोटाला हुआ उसमें 6 माह से जो फरार रजिस्ट्रार हैं उनको उन्होंने सरेंडर किया है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी में 19 करोड़ 48 लाख रुपए की अनियमितताओं के मामले में 6 महीने से फरार तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद
उन्होंने एडीजी और विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राम प्रताप मिश्र की अदालत में आत्मसमर्पण किया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतिम अग्रिम जो जमानत याचिका है उसको खारिज ठीक कर है। दिया है। 2 सप्ताह में सरेंडर करने के आदेश दिए गए थे, उसी के बाद उन्होंने सरेंडर किया है। अब कोर्ट ने राजपूत को 10 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेज ठीक दिया है। है। गांधीनगर पुलिस ने 3 मार्च को तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार गुप्ता, तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत, वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, एक्सिस बैंक के जो टास्क हेड है उनको जिस तरह से धोखाधड़ी के मामले में धाराओं में मामला दर्ज किया था। चलिए ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। महेश सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं उत्तराखंड से, देवभूमि से। महेश जी, तमाम बड़ी खबरें कौन सी रही है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है, बता दिए दर्शकों को। मनीष जी, मैं आपको बता दूं, कल शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शैलेश मटियानी, जो यहाँ का सर्वोच्च शिक्षक सम्मान होता है, उसकी जो धनराशि है वो दोगुनी कर दी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल पोखरी में तैनात कुसुम लता, जो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से उन्हें नवाजा गया है, राष्ट्रपति ने उन्हें कल शिक्षक सम्मान दिया है। ये बहुत बड़ी खबर शिक्षक क्षेत्र में रही है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को 50% जो सब्सिडी है वाहन पर, वो देने का घोषणा कर दी है। तो ये एक अच्छी शुरुआत महिलाओं के लिए मानी जा सकती है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि मानसून की जो विदाई है उससे पहले तेज बारिश और बौछार के साथ में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली सहित बागेश्वर और देहरादून में ये बारिश होने की संभावना है। ये फोरकास्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो साथ ही मैं बता दूं आपको, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में जो हाईवे है उसका बोल्डर आ गया है। बोल्डर आने से वहाँ मार्ग अवरुद्ध है। लगभग 16 मार्ग ऐसे हैं जो अवरुद्ध हैं। उनको लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस लगातार क्लियर करने में लगी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है पहली बार होने जा रहा है, आयुर्वेद सम्मेलन पहली बार होने जा रहा है। उसकी मेजबानी के लिए उत्तराखंड तैयार है और उसकी जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री खुद भी कर रहे हैं और उसके लिए जो अपॉइंट किए हुए अधिकारी हैं वो लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 15 दफ्तर इधर से उधर कर दिए गए हैं और आईएएस भी लगभग 32 आईएएस हैं जिनको स्थानांतरण कर दिया गया है, उनके विभाग बदले गए हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की और उसमें उन्होंने लगातार जो संगठन के मजबूत करने की बात कही है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई भी आपका सुझाव है तो वो सीधे उन्हें बता सकते हैं। इस तरह का संवाद से जो संगठन है उसमें मजबूती आने की संभावना नजर आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ उत्तराखंड में 200 से ज्यादा जो ट्यूबवेल हैं वो सौर ऊर्जा से चलाने की पहल कर दी गई है। विभाग ने, जो उरेडा है, उरेडा ने कहा है कि जो पहले आएगा पहले पाएगा। 200 किसानों के लिए ये व्यवस्था उन्होंने कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रोजेक्ट देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के नगर पालिका में जो वोटर लिस्ट का जो संशोधन का कार्यक्रम है वो 16 अक्टूबर तक का उसको अंतरिम प्रकाशन करना पड़ेगा। मतदाता सूची के जो प्रकाशन है वो 16 तक करना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं मनीष जी कि यहाँ पर जो देहरादून से दिल्ली का जो यात्रा है उसके लिए अब BS6 जो मानक वाली बसें हैं वो सीएनजी बसें जो हैं अब यहाँ चलाई जाएगी। ये अगले माह से ये हो जाएगा। इससे यात्रा सुगम भी होगी और जो पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो जो कि दिल्ली एनसीआर में अब प्रोहिबिटेड कर दिया गया है अन्य वाहनों को, यानी कि BS5 तक की जितनी बसें हैं वो अब वहां नहीं जा पाएंगी। इसके लिए सीएनजी बसों पे, यानी कि कमर्शियल वाहन को अब जो मानक है उसके अनुसार ही चला जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। बिल्कुल मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि लगातार जो कल गुरुओं की बात है तो बहुत सारे अधिकारियों ने अपने गुरुओं को याद किया। उनके सम्मान में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि यदि गुरु उन्हें सही डायरेक्शन ना देते तो वो
आज यहाँ न पहुंच पाते। किस तरह की भावना के साथ में यदि अधिकारी मान सम्मान करता है अध्यापक का, तो और वो जो स्टूडेंट है उन्हें भी इस तरह की प्रेरणा मिलती है कि वह अपने गुरुजन का सम्मान करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए तो उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। ठीक है महेश जी, उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में ज्ञानेश वर्मा जी जुड़े हैं जो तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें कौन सी है, बता दीजिए दर्शकों को। मनीष जी, आपको बता दूं कि उप राष्ट्रपति के कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक और गरिमामय बनाने में ये जुटे हैं योगी आदित्यनाथ। कल गोरखपुर पहुंचे और सैनिक स्कूल पहुंचकर लोकार्पण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दूं कि 7 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आमंत्रण पर गोरखपुर आ रहे हैं और वह गोरखपुर में बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण करेंगे और उपराष्ट्रपति की अगवानी के लिए सीएम योगी ने गुरुवार को गोरखपुर में डेरा डाल दिया और गोरखपुर आते ही उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उपराष्ट्रपति की कार्यक्रम को भव्य, ऐतिहासिक और गरिमा में बनाने के लिए जुट जाने का आह्वान किया और बाद में वह सैनिक स्कूल में लोकार्पण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंचे। और आपको बता दूं मनीष जी की उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों में योगी आदित्यनाथ जी जुटे और तीसरी बार जाएंगे वो अंबेडकर नगर की कटेरी। सीएम योगी 8 को पहुंचेंगे अंबेडकर नगर के कटेरी और पिछड़े मतदाताओं को साधने के लिए ओपी राजभर के साथ में करेंगे जनसभा। 10 सितंबर को मिर्जापुर की मझवा में भी जनसभा को करेंगे। वहीं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हार वाली सीटों पर अब जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको बदलेगी। सदस्यता अभियान के बाद में पार्टी का संगठनात्मक चुनाव होगा और हार का सामने करने वाली सीटों पर होगा बदलाव। करीब 50 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे और 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं जिलाध्यक्ष भी, वो भी बदले जाएंगे। जिलों के जिला व महानगर अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में इसकी तैनाती की और अक्टूबर में सदस्यता अभियान का दूसरा चरण खत्म होगा और दूसरा चरण खत्म होते ही शुरू होगा संगठन चुनाव और बड़े पैमाने पर यूपी बीजेपी के संगठन में बदलाव होना है। मंडल से लेकर ऊपर तक बदलाव का असर दिख रहा है कहीं न कहीं। मनीष जी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड के मुख्यालय पर सीबीआई ने छापा मारा और 25 करोड़ के विकास कार्यों में घोटाले के आरोप में सीबीआई ने कैंट बोर्ड पर छापे मारे और आरोप एक विकास कार्यों के लिए आए फंड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घोटाले का जिक्र किया और सीबीआई ने पूरी परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मैं बात करूंगा कि सुल्तानपुर एनकाउंटर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा 2 दिन पहले जिसको उठाया गया उसका एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारी गई। अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव भी है। इस संगीन शासनीय अपराध को कोर्ट संज्ञान ले और इससे पहले की सबूत मिटा दिए। मैं बात करूंगा मनीष जी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम सेवकपुरम में रामनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था कल और मंदिर के शिखर पर लहराया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित भगवान शिव के मंदिर के उद्घाटन पर सीएम योगी मंच पर पहुंचे और दक्षिण भारतीय छात्र छात्राओं ने सीएम का स्वागत किया तो दक्षिण भारतीय शैली में नृत्य भी प्रस्तुत किया। ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। हमारे स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जो बड़ी खबर है कौन सी है, अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है, चर्चा का विषय रही है, क्यों? मनीष जी, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। डीपीएस एक ब्रांडेड स्कूल देश भर में माना जाता है जिसकी चैन बड़े बड़े शहरों में है, महानगरों में, और इस स्कूल में बच्चों की सुरक्षा खरे मानकों पर कितनी उतर रही है मानक पर, ये देखना गौरतलब होगा। इस स्कूल के खिलाफ, डीपीएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है एक बच्ची के दुष्कर्म के मामले को लेकर। ये बड़ा संगीन मामला है मनीष, जो एक राजनीति का बड़ा एक केंद्र बिंदु बना हुआ था छत्तीसगढ़ में। पिछले 2 माह पूर्व पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई पालक ने कि उसकी बच्ची के साथ कुछ अश्लील हरकत हुई है। ये शिकायत ऐसा ही नहीं दर्ज कराई,
जब बच्ची स्कूल से लौटी तो उसे तकलीफ हुई, उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया। बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत हुई है। इसके बाद पेरेंट्स ने डीपीएस के प्रिंसिपल से संपर्क किया और उनको पूरी अपनी दास्तान बताई कि किस तरह बच्ची के साथ ये सामने आया है मामला। डीपीएस ने शुरुआती दौर पर तो सांत्वना दी कि वो मामले की जांच करेंगे, लेकिन उसके बाद पालक को शिकायत ही वापस लेने के लिए दबाव बनाया। ये मामला राजनीतिक मंचों पर भी उठा, पीड़ित ने अधिकारियों से भी मिला, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। उसके जो आरोपी थे दुष्कर्म के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 5000 से ज्यादा पालक सड़कों पर भी उतरे, लेकिन फिर भी पुलिस के कानों में जूं तक नहीं देगा। और आखिरकार कांग्रेस ने जब इस मुद्दे को उठाया और सड़कों पर प्रदर्शन किया, और जिस तरह से पिछले 2 माह से इस मामले को लेकर रस्साकसी देखी जा रही थी, उसका पटाक्षेप बीती रात हुआ है। सूत्र तस्दीक कर रहे हैं कि 42/2024 2024 अपराध क्रमांक के तहत मामला विवेचना में लिया गया है। डीपीएस स्कूल चूंकि एक बड़े लोग यहाँ पे जुड़े रहते हैं, इसके जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर और जो बड़े पदों पर होते हैं, वो जनरली पूंजीपति ही लोग होते हैं। और ऐसे में जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी घटना इस तरह की बच्चों के साथ होती है तो तत्काल पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। नियम के मुताबिक जब शिकायत हुई थी तो पुलिस को इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही करनी थी कि पहले एफआईआर दर्ज करती, फिर मामले की विवेचना करती। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे, क्योंकि उसने बगैर एफआईआर दर्ज किए पूरे मामले की विवेचना की और लटकाए रखा लंबे समय तक। और आखिरकार आईजी दुर्ग रेंज के निर्देश पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अब देखना होगा कि किस तरह के तथ्य प्राप्त होते हैं। एक और इसी से जुड़ी खबर है कि जो पेरेंट्स हैं वो बड़े मायूस हैं एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी। अब वो नहीं चाहते कि जिस तरह से मामले का राजनीतिकरण हो गया, जिस तरह से उस बच्चे की क्योंकि जानकारी तो लग ही जाती है लोगों को जब इतने बड़े प्रदर्शन होते हैं, तो जिस तरह से उसकी आइडेंटिटी पर भी आंच आई है, तो पेरेंट्स मायूस हैं कि सरकार को जिस तरह से इस मामले को निपटना था वो कहीं ना कहीं खामी प्रशासन में चूक रही। बिल्कुल मनीष, दूसरी खबर बच्चों से ही जुड़ी हुई है, जो जीपीएम डिस्ट्रिक्ट है मरवाही, बिलासपुर के करीब स्थित है। यहाँ 6 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए क्योंकि वो ऑटो में वो बच्चे स्कूल जा रहे थे। ये देखना गौरतलब होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने वाले मानक स्तर पर खड़े उतरने वाले वाहनों को ही स्कूल वैन के रूप में उपयोग करने के लिए कहा है और इसकी समय समय पर जांच की जानी चाहिए। ये लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि 1 सितंबर को ये बच्चे घायल हुए, हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। उसके 2 दिन पूर्व कोरबा में भी ऐसी बड़ी घटना हुई जहां 9 बच्चे घायल हुए। तो वैन और ये ऑटो में बच्चों की आवाजाही स्कूल की उस पर रोकी गई है, प्रतिबंधित है। इसके स्थान पर सुरक्षित मानक में वाले वाहनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। परिवहन विभाग ने मामले को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों ऐसे जोखिम भरे वाहनों पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जाए। बिल्कुल। एक अन्य खबर नक्सलियों से जुड़ी हुई है मनीष। ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और 7 नक्सली मारे गए हैं। ये बड़े कैडर के हैं, साथ में 2 महिलाएं हैं। इसके ठीक 16 घंटे पूर्व छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जो एनकाउंटर हुआ था वहां 9 नक्सली मारे गए थे। इस तरह 2 दिनों में 15 नक्सली मारे गए हैं और ये बड़े कैडर के हैं। मौके से पुलिस को और जो कमांडोज लगे थे, बताना चाहूंगा, ग्रे हाउस कमांडो ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मनीष, ग्रे हाउस कमांडो हमारे सबसे मुफीद और साहसिक वो दस्ते होते हैं जब जिन्हें विपरीत परिस्थितियों में भेजा जाता है। ये इतने गहन इलाके में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और बड़े नक्सली थे जिनके पास से AK-47, इंसास, SLR, सेल्फ लोडिंग राइफल और बड़ी तादाद में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तो ये बड़ी खबर और एक गृह मंत्रालय के लिए ये एक सक्रियता पूर्वक उसके कार्य करने का एक ये उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ 2 दिनों तक डेरा डाले रहे और उन्होंने साफ कर दिया था कि 2026 के पहले से पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। और चूंकि अब वक्त भी उचला है सुनील जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। बता दें कि आज हमने प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जाना, बताया दर्शकों को कि कौन सी ऐसी खबर है जो खास हेडलाइंस बनी अखबारों की दुनिया में, टेलीविजन की दुनिया में। कल इसी वक्त फिर होगी मुलाकात, तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।